अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस जो हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाकी दोनों टॉपिक्स न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। पहले हम न्यूक्लियोलस को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोलस के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से आपको इसका आइडिया होगा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। क्या होती है? डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एंड इट इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ना बेटा, उसके साइड पे कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी होती, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है और वो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर बाकी मटेरियल के साथ ही मौजूद होता है। लेकिन उसका कलर क्योंकि डार्क होता है इसीलिए वो उससे डिस्टिंग्विश नज़र आता है। There may be one or more nucleoli in the nucleus. The ribosomal RNA is synthesized and stored in the nucleolus. तो ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है न्यूक्लियस का। इसके अंदर देखें क्रोमेटिन मटेरियल यहाँ मौजूद है और बीच में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलस। अब एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियाई भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई मौजूद हो सकते हैं। और इसके अंदर काम क्या होता है? वहाँ पे राइबोसोमल RNA जो है उसको सिंथेसाइज किया जाता है और उसको न्यूक्लियस के अंदर स्टोर किया जाता है। यानी पहले राइबोसोमल RNA वहाँ पे बनाए जाते हैं और फिर वहाँ पे स्टोर भी किए जाते हैं। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू रीजन्स, दो रीजन्स के ऊपर न्यूक्लियोलस डिपेंड करता है। एक रीजन होता है पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन, और पेरिफेरल का बेटा मतलब होता है कोने वाला रीजन। यानी कि जैसे आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर न्यूक्लियोलाई है, ठीक है। और न्यूक्लियोलाई के जो ये साइड पे कोने वाला एरिया है ना, इसको हम कहेंगे इसका पेरिफेरल रीजन। तो पेरिफेरल रीजन कौन सा है? ग्रैनुलर एरिया, यानी कि ग्रेनी सा है। और वो ग्रेनी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद हैं। अब राइबोसोम का जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है। तो जब राइबोसोमल सब यूनिट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसी वजह से जो पेरिफेरल पार्ट है न्यूक्लियोलस का, वो हमारे पास है ग्रैनुलर एरिया। और बीच में हमारे पास आ जाता है सेंट्रल फिब्रिल एरिया, जिसके अंदर हमारे पास RNA और DNA मौजूद होते हैं। ये जो बीच में आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है ना, ये सेंट्रल फिब्रिल रीजन है और यहाँ पे DNA और RNA मौजूद होते हैं। इट इज़ द न्यूक्लियोलस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड एंड देन एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म विया द न्यूक्लियर पोर्स। तो ये न्यूक्लियोलस ही होता है जहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं और बनने के बाद साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर ना जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स। आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा होगा न्यूक्लियस की डायग्राम बनी हुई थी, उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, धागे टाइप के स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। जब सेल डिवीजन होनी होती है तो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रोमोसोम क्या चीज़ होती है, उसका स्ट्रक्चर हम अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो क्रोमोसोम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर आर्म्स होते हैं और इसके अलावा उसके अंदर सेंट्रोमियर होते हैं। सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो हैं वो हमारे पास आके अटैच होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आके उसके साथ अटैच होते हैं और ये काम होता है हमारे पास सेंट्रोमियर का। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर है, जैसे धागा होता है ना उस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का। फिर बाद में क्या होता है कि क्रोमेटिन कंडेंस होके तो बना लेता है क्रोमोसोम। अब देखें क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, इसमें हमारे पास ये दो आर्म्स आ गए और बीच में हमारे पास आ गया सेंट्रोमियर। ये आपको लेबल्ड भी नज़र आ रही है कि ये ऊपर आर्म्स हैं और बीच नीचे हैं सेंट्रोमियर। अब इन आर्म्स को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड भी कहा करते हैं, यानी कि ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि ये हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और बीच में सेंट्रोमियर है जिसका आपको ऑलरेडी फंक्शन बता चुके हैं कि सेंट्रोमियर इज़ द प्लेस ऑन द क्रोमोसोम्स वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये था हमारे पास क्रोमोसोम्स। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो बेटा क्रोमोसोम जो है ना वो DNA और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो क्रोमोसोम जो है वो DNA और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशन जो किसी सेल के लिए ज़रूरी होती है वो क्रोमोसोम के ऊपर एम्बेडेड होती है और उस क्रोमोसोम के ज़रिए वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफ़र होता जाता है मदर से आगे उसके डॉटर सेल्स के अंदर, फिर आगे फर्दर डॉटर सेल्स के अंदर, फिर उससे आगे फर्दर सेल्स के अंदर। तो इस तरह ये जनरेशन बाय जनरेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम की मदद से उसके अंदर DNA को ट्रांसफ़र किया जाता है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो सारी स्पीशीज़ के अंदर काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे कि अगर इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडली फ्रॉग सेल के अंदर हमारे पास 26 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। 8 क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रूट फ्लाई के, जिसका नाम बायोलॉजिकल नेम है ड्रोसोफिला मेलोनगैस्टर। इसके अलावा 16 क्रोमोसोम्स हैं अनियन के अंदर, 48 हैं पोटैटो के अंदर, 14 हैं गार्डन पी के अंदर। उसके बाद जो बात आ जाती है वो ये है कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिप्लॉयड भी हो सकता है और हैप्लॉयड भी हो सकता है। अब हमारी बॉडी के अंदर ना दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन के अंदर रोल होता है, और जर्म सेल्स बेसिकली गमीट्स बनाते हैं और गमीट्स जो हैं उनका रिप्रोडक्शन के अंदर रोल होता है। तो अगर हम जर्म सेल्स की बात करें तो उसके अंदर ह्यूमन स्पर्म्स और एग्स के पास 23 हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स, जबकि ड्रोसोफिला के पास सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेन बात जो इन्होंने यहाँ पे की है, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स इज़ डिप्लॉयड वेयर एज द नंबर इन द जर्म सेल्स इज़ हैप्लॉयड। यानी कि नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हमारे पास डिप्लॉयड होंगे, 2n वाले होंगे, जबकि हैप्लॉयड सेल्स होंगे हमारे पास जर्म सेल्स के अंदर। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मुश्किल हो आपको तो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।